हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम। एक नए सेशन में हम लोग 12th का मैथ पढ़ रहे हैं। 12th का मैथ में हम लोग केसी सिन्हा बुक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बुक तो बुक है। आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी बुक का प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं। कंसेप्ट यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग का चैप्टर चल रहा है अभी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं। आव्यूह में आपको दो क्लास हमने ले रखा है। मैट्रिक्स में आपको हमने दो क्लास से आप सबका ले रखा है। आपने अगर उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में इस सेशन को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के जोरदार सेशन को शुरू करते हैं। आज के शानदार से लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपको हम पिछले क्लास में समझाए थे कि किसी आव्यूह में आप स्तंभ आव्यूह कैसे पहचानेंगे और किसी आव्यूह में कैसे आप पंक्ति आव्यूह को पहचानेंगे। तो एक वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और जिस आव्यूह में या फिर वैसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, केवल और केवल एक स्तंभ यानी कि एक कॉलम होता है, उसको स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। ऐसा हम लोग सीखे थे, ऐसा हम लोग पढ़े थे पिछले सेशन में। ठीक है, तो अब यहां से आगे कंटिन्यू करना है और आगे हम लोग सीखने वाले हैं शून्य आव्यूह। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं शून्य आव्यूह का। तो आइए पहले समझते हैं कि शून्य आव्यूह होता क्या है। शून्य आव्यूह क्या होता है, या फिर हम लोग किस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहेंगे, इसकी हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो शून्य आव्यूह को आप रिक्त आव्यूह भी कह सकते हैं। शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह, इंग्लिश में इसे आप जीरो मैट्रिक्स या आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो किस आव्यूह को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे, आइए पहले हम लोग इसकी चर्चा यहां पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो वैसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य यानी कि जीरो हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उससे हम लोग उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। शून्य आव्यूह कहा जाता है, शून्य आव्यूह कहा जाता है, या फिर आप उसको रिक्त आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव के फॉर्म में या फिर प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक एंट्री जो है वो शून्य है, जीरो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो शून्य आव्यूह कहेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और शून्य आव्यूह को ध्यान दीजिए, शून्य आव्यूह को ओ, देखिए यहां पे हम जीरो नहीं लिखे हैं, हम यहां पे ओ लिखे हैं। शून्य आव्यूह को ओ द्वारा सूचित किया जाता है। शून्य आव्यूह को ओ द्वारा सूचित किया जाता है। शून्य आव्यूह को ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप हमेशा कि शून्य आव्यूह को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो ओ के द्वारा। अब एग्जांपल इसका समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और इसके अवयव 0 0 0 0। तो अब देखिए ये जो अवयव है ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इस मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो आपको पंक्ति है, पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकेंड, और दो स्तंभ हैं। तो हम इसको बोलेंगे 2x2, यानी कि 2x2 कोटि का एक शून्य आव्यूह कहेंगे। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2x2 कोटि का एक ही शून्य आव्यूह कहेंगे।
इसी प्रकार से हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बी लिया और इसके अवयव 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इस अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 है। पंक्ति कितने हैं? 2 है। देखिए ये आपको पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, तो पंक्ति 2 हो गए। स्तंभ देखिएगा 1 2 और ये 3। तो इस अवयव में पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो इससे हम लोग 2/3 क्या बोलेंगे? 2/3 ऑर्डर का एक शून्य अवयव कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर रिक्त अवयव भी इसे बोलेंगे। तो आशा इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे कि शून्य अवयव क्या होता है, यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। शून्य अवयव के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर विकर्ण अवयव। ध्यान दीजिएगा, शून्य अवयव के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं विकर्ण अवयव का। विकर्ण अवयव यानी कि इंग्लिश में इससे अगर आप बात करें तो डायगोनल, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन या फिर इसकी पहचान आपको हम बता रहे हैं कि जिस अवयव, ध्यान दीजिए, जिस अवयव या फिर वैसा अवयव, गौर कीजिएगा कि वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण बोलिए या फिर विकर्ण, वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण या विकर्ण के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, के अतिरिक्त, वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण या विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उससे हम लोग बोलेंगे विकर्ण अवयव कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो विकर्ण अवयव कहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लिखा है कि वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, यहां पे यही मेन आपको ध्यान रखना है कि वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, या उसको आप केवल विकर्ण बोल सकते हैं, जिस अवयव के मुख्य विकर्ण या विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, 0 हो, उसी अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विकर्ण अवयव कहते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे कि हम लोग विकर्ण अवयव किससे कहते हैं? तो जिस अवयव के मुख्य विकर्ण या फिर विकर्ण के अलावे जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे 0 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। तो अब इसमें सबसे मामला फंस क्या रहा है कि मुख्य विकर्ण क्या है भाई? यहाँ पे मामला एक फंस रहा है कि मुख्य विकर्ण या विकर्ण क्या होता है। समझिएगा, मुख्य विकर्ण या फिर विकर्ण क्या होता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको। हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, आपसे हम बोले कि एक मैट्रिक्स है और इसमें हमने लिख दे ये 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो अब देखिए मुख्य विकर्ण का मतलब, देखिए ये जो आपको हम खींच रहे हैं, समझिएगा, ये जो हमने लाइन ऐसे खींचा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन आपको ब्लू कलर में हमने खींचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मुख्य विकर्ण। और जो ये 2 3 4 है, ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। 2 3 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव बोलेंगे। और इसी को क्या कहा जाएगा? मुख्य विकर्ण कहा जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा? मुख्य विकर्ण कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अलावे जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे शून्य है, 0 है। देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावे बाकी सारे अवयव क्या है? शून्य है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम इसे एक विकर्ण अवयव कहेंगे। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 4 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये डायगोनल मैट्रिक्स एक विकर्ण अवयव है और इस विकर्ण अवयव में जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 2 3 4 हैं और बाकी जो अवयव हैं वो शून्य है, 0 है। ठीक है, बाकी जो अवयव है वो क्या है? शून्य है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ।
इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसा हमने यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स हमने बी ले लिया और बी में हमने ऐसे लिख दिया -1 0 3 और ये 0 3 और ये क्या जी 0। तो अब देखिए ये विकर्ण है, ये क्या है, ये जो माइनस, गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यही इसी को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है इसमें देखिएगा यहाँ पे -1 और 0 है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी अवयव हैं, इधर अगर आप देखें तो ये 0 तो है, लेकिन इधर क्या 0 है, नहीं है। तो इसको हम लोग विकर्ण अवयव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि अगर आप यहां पे गौर करें तो मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी अवयव हैं उसमें एक तो 0 हो जा रहा है, लेकिन एक 0 नहीं है। देखिए 3 यहां पे ना है, इसलिए हम इसको विकर्ण अवयव नहीं बोलेंगे। अब आपके ध्यान में आ सकता है या फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आप यहां पर भी 0 डाल दिए हैं। तो भाई मेरा आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 0 भी हो सकते हैं, 0 के अलावा और भी कोई रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब कि आपको वास्तविक संख्या भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके अलावा जो बाकी के जो अवयव है वो शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पे शून्य कहाँ हो रहा है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स बी जो है इसको हम लोग विकर्ण अवयव नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को अगर हम मैट्रिक्स बी को कुछ इस प्रकार से लिख दें कि ये -1 ये 0 और ये 0 ऐसे, अगर ऐसे ही रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे रहता, ये 0 हो गया, ये भी 0 है, ये 0 है और ये -1 ऐसे रहता, अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो एक विकर्ण अवयव कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए मुख्य विकर्ण, मुख्य जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण यही ना है, मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी अवयव है वो तो 0 है, और जब बाकी अवयव 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक विकर्ण अवयव कहेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स -1 0, डायगोनल मैट्रिक्स -1 0 भी आप लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स -1 0 भी आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स -1 0 का मतलब ये हो गया कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव -1 और 0 हैं और इनके अलावे जो बाकी के अवयव हैं वो 0 हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि विकर्ण अवयव को समझ पाए होंगे अच्छे से, इस बात को आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा कि भाई विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव की पहचान क्या है, विकर्ण अवयव हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण अवयव के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए हम लोग इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। अगले टाइप का मतलब कि अगला जो इसमें हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव के टाइप की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें विकर्ण अवयव को देखने के बाद अगले स्टेप पे चढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग समझते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको हमने समझाया भी, यहाँ पे हम नोट भी लिख देते हैं कि विकर्ण अवयव यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव शून्य भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शून्य नहीं होगा, ठीक है। मुख्य विकर्ण शून्य भी हो सकता है और विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी अवयव होते हैं वो तो 0 होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य विकर्ण है वो भी आपको 0 हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने मान लीजिए कि लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स एक ए लिख दिया, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख दिया, चाहे ए को हम नहीं, यहाँ पे डी लिख दिए, इसको हम डी मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स डी लिखें और इसके अवयव यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए कि 0 0 0, फिर ये आपको 0 -2 0 0 0 और ये 0। तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण तो यही है, देखिएगा ये वाला है, ऐसे जा रहा है, ये वाला है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या है, शून्य है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि विकर्ण अवयव कहेंगे। और इसको लिखना चाहे शॉर्ट में तो लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स 0 -2 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो
डायगोनल मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण होगा वो जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझाया। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसी क्रम में अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह को इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है? स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किससे कहते हैं? तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम ध्यान रखिएगा कि वैसा अच्छा देखिएगा, एक बात आपको हम और ध्यान यहाँ पे बता दें कि जो विकर्ण आव्यूह होता है वो हमेशा और हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह होता है। तो यहाँ पर हम लिखे थे आपको वैसा आव्यूह, तो वैसा आव्यूह की जगह पर आप यहाँ पे समझिएगा कि वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह हमेशा और हमेशा क्या होता है? तो एक आपको विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह होने का मतलब कि विकर्ण आव्यूह में हमेशा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा इक्वल होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अदिश आव्यूह की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। तो वैसा, इसको लिख सकते हैं कि वैसा विकर्ण आव्यूह, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? वैसा विकर्ण आव्यूह, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण या आप इसको बोल सकते हैं विकर्ण, वैसा विकर्ण आव्यूह या फिर वैसा वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण या विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं कि विकर्ण आव्यूह, इसका मतलब ये हो गया कि विकर्ण आव्यूह सबसे पहले होना चाहिए, तब जाके वो अदिश आव्यूह होगा। और विकर्ण आव्यूह का मतलब ये हो गया कि मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी के अवयव है वो जीरो होने चाहिए। यानी कि अदिश आव्यूह होने के लिए सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा और इसमें हमने लिख दिया यहाँ पर क्या कि 4 0 0 और ये 2। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है कि ये विकर्ण आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी के अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावे, ये मुख्य विकर्ण हुआ, मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी के अवयव हैं वो जीरो है। इसलिए सबसे पहले ये क्या है? तो सबसे पहले ये एक विकर्ण आव्यूह है। और जब ये विकर्ण आव्यूह हो गया, अब इसमें चेक करना है कि विकर्ण आव्यूह होने के बाद से क्या ये एक अदिश आव्यूह भी है? तो अदिश आव्यूह कब होगा? तो जब इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा? समान होगा, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। तो देखिए क्या इसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान है? नहीं है। तो ये विकर्ण आव्यूह तो है, लेकिन इससे हम लोग अदिश आव्यूह नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान नहीं है। ऐसा हमने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया और इसमें हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? 2 0 0 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले क्या है? तो एक विकर्ण आव्यूह है। सबसे पहले क्या है? एक विकर्ण आव्यूह है। और विकर्ण आव्यूह के साथ साथ ये विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह के साथ साथ ये अदिश आव्यूह भी है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों है चला? तो स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि देखिए इसके मुख्य जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव देखिए समान है, 2 2 है ना, तो इसलिए क्या है कि अदिश आव्यूह भी है। ऐसे अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे सी लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मुख्य विकर्ण है भले ही वो √3 है, तो √3 होने से मतलब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको मैट्रिक्स के डिफिनीशन में ही बताए थे कि वास्तविक संख्याओं या फिर सम्मिश्र संख्याओं, वास्तविक संख्याओं या फिर सम्मिश्र संख्याओं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं
क्षैतिज या उदग्र रेखाओं के रूप में जब हम लोग एक आयताकार क्रम विन्यास तैयार करते हैं तो उसी को तो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि √3 आ गया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो √3 है, लेकिन यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव यहाँ पर क्या है, समान है। तो समान होने का मतलब ये हो गया कि ये एक अदिश आव्यूह है, इसको हम लोग एक अदिश आव्यूह बोलेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये विकर्ण आव्यूह भी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अलावे जो बाकी के अवयव है वो 0 है, तो ये क्या है, विकर्ण आव्यूह भी है। तो विकर्ण आव्यूह सबसे पहले होगा तो ही तो ये अदिश आव्यूह होगा। तो ये विकर्ण आव्यूह सबसे पहले है, उसके बाद से क्या है, ये अदिश आव्यूह भी है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक अदिश आव्यूह, ध्यान दीजिए, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। यानी कि यदि कोई आव्यूह जो है अदिश आव्यूह है तो निश्चित तौर पे एक विकर्ण आव्यूह भी होगा। बात क्लियर है? तो ये हमने आपको अदिश आव्यूह के बारे में समझाया, अदिश आव्यूह के बारे में हम लोग इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो अब अदिश आव्यूह के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इकाई आव्यूह क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इकाई आव्यूह क्या होता है। इकाई आव्यूह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इकाई आव्यूह क्या होता है, समझिएगा, इकाई आव्यूह। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इकाई आव्यूह के बारे में। इकाई आव्यूह या इसी को हम लोग बात बोलते हैं तत्समक, इसी को कहा जाता है तत्समक। तत्समक आव्यूह इसे ही कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसे, या इसे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, किस आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि वैसा विकर्ण आव्यूह, यहाँ पे हमने लिखी, सबसे पहले क्या लिख दिया कि वैसा विकर्ण आव्यूह। और जैसे ही हमने ये बात लिखा, जैसे हमने ये लाइन लिखा, वैसे इसका मतलब ये हो गया कि एक ये विकर्ण आव्यूह का ये एक स्पेशल केस है। यानी कि सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होगा, तब जाके विकर्ण आव्यूह होने के बाद वो इकाई आव्यूह हो सकता है, ठीक है। तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ध्यान दीजिएगा, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण बोलिए या फिर इसको आप विकर्ण भी कह सकते हैं, का प्रत्येक अवयव क्या हो, एक हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकाई आव्यूह कहते हैं, उसे हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इकाई आव्यूह को आई के द्वारा, किसके द्वारा, आई के द्वारा, क्या है ये, आई है, आई के द्वारा सूचित किया जाता है, आई के द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग इकाई आव्यूह को किससे सूचित करेंगे, आई के द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाते हैं कि हम लोग इकाई आव्यूह किससे कहेंगे, इकाई आव्यूह किससे कहेंगे, आपको हमने डिफिनेशन समझा दिया। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल समझना है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसमें लिख दिया यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 1। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये विकर्ण आव्यूह है, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है, इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस आव्यूह को आप गौर से देखें तो इस आव्यूह में क्या है कि इसका जो मुख्य विकर्ण
है, मुख्य विकर्ण ये हो गया। इसके अलावा जो बाकी अवयव हैं वो शून्य हैं। और विकर्ण अवयव की पहचान भी तो यही ना है कि वैसे अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावे जो अतिरिक्त अवयव हो शून्य हो तो उससे विकर्ण अवयव कहेंगे, तो विकर्ण अवयव है। लेकिन अगर हम इससे क्या अदिश अवयव बोलना चाहें तो क्या ये अदिश अवयव कहलाएगा? तो ये बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अदिश अवयव में क्या होना चाहिए कि जो मुख्य विकर्ण है उसका अवयव सेम होना चाहिए, अवयव सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 न हो गया, इस वजह से ये अदिश अवयव नहीं है, लेकिन ये विकर्ण अवयव है। अब अगर इसको हम चेक करें कि क्या ये इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव का मतलब ही क्या हो गया कि जिसका मुख्य विकर्ण या विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण का अवयव अगर आप देखें तो देखिए 2 2 1 है, क्या 1 है? सब क्या प्रत्येक अवयव 1 है? नहीं है, इसलिए हम लोग इकाई अवयव इसे नहीं बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग तत्समक अवयव भी नहीं कहेंगे। लेकिन हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 0 0 1, तो ये क्या है? तो एक इकाई अवयव है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए जो आपका मुख्य विकर्ण इसका प्रत्येक अवयव 1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इकाई अवयव कहेंगे। तो साथ ही साथ सबसे पहले ये क्या है? तो एक ये विकर्ण अवयव है। क्यों? क्योंकि देखिए मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या है? तो 0 है, तो ये विकर्ण अवयव है। और विकर्ण अवयव के साथ साथ इसको हम लोग अदिश अवयव भी तो बोल सकते हैं, इसको हम लोग अदिश अवयव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अदिश अवयव में क्या होना चाहिए कि जो मुख्य विकर्ण हैं उनके अवयव सेम होने चाहिए, तो अवयव सेम है तो इसको अदिश अवयव भी बोलेंगे। अब इसको हम लोग इकाई अवयव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इकाई अवयव में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, तो प्रत्येक अवयव देखो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग इकाई अवयव भी कहेंगे। और इकाई अवयव को हम लोग आई के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए 2x2 कोटि का एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो I2 लिखेंगे। तो I2 का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2x2 कोटि का है, मतलब उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं और उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1। इसी प्रकार से हम I3 लिखते हैं। तो I3 का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो 3x3 कोटि का है, जो 3x3 कोटि का है जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है और उनके अलावे बाकी के जो अवयव हैं वो 0 हैं। तो ये होता है आपका इकाई अवयव। और इकाई अवयव कह लीजिए, चाहे इसको आप तत्समक अवयव भी बोल सकते हैं। और प्रत्येक इकाई अवयव आप याद रखेंगे, प्रत्येक का इकाई अवयव याद रखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक इकाई अवयव या तत्समक अवयव, प्रत्येक इकाई अवयव या तत्समक अवयव एक अदिश अवयव भी होता है, एक अदिश अवयव भी होता है। और अगर विकर्ण अवयव की बात करें तो विकर्ण अवयव तो होता ही है, क्योंकि डिफिनीशन में क्या लिखा गया है वैसा विकर्ण अवयव। तो प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव भी होगा और प्रत्येक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव भी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपको हमने समझाया कि अदिश अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है और इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है। आशा करते हैं कि आप इनमें अंतर समझ पाए होंगे और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है सारे के सारे वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और हो सकता है कि आप फी पे करके जो चीज़ या फिर जो कंसेप्ट जो बात ना सीख पाएँ वो आपको फ्री में ही बहुत कुछ मिल जाए। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो हमेशा आते रहेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना है। बाकी जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जो भी प्रतिक्रिया हमें पहुँचा दीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए।